महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन में संग्राम छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की MVA से सीटों पर बात बनती नहीं दिख रही, जिसके बाद अब अखिलेश यादव आर या पार के मूड में आ गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि सियासत में त्याग की कोई जगह नहीं। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्बू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अब्बू आजमी के डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना, UBT और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब्बू आजमी ने ऐलान किया था कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस इस पर बचते हुए जवाब दे रही है। देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम एक दूसरे के और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करें। यूपी में उपचुनाव से पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल दागे और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने न सिर्फ सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी इस बार कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं बल्कि अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने अधिकारियों के बहाने सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले भी वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, जब उपचुनाव में भी बीजेपी को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। अगस्त में लगाए गए इस आरोप के ठीक 2 महीने बाद भी अखिलेश उसी पैटर्न पर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ और दांव पर प्रतिष्ठा है, तभी उन्होंने अधिकारियों के नाम सियासी सिक्का उछाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के हरुआ इलाके में जय हनुमान श्री पीठ ट्रस्ट ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है, जिसका पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मूर्ति पर फूल और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए गए। हनुमान जी की ये प्रतिमा 24 महीने में बनकर तैयार हुई है, जिसमें राजस्थान से आए ग्रेनाइट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले वाराणसी पहुंचे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार की सियासत में बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी की एंट्री हो चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और पत्नी हिना शहाब RJD में शामिल हो गए, जिसे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, इन दोनों के RJD में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है और सभी पार्टियां इसे साधने में लगी हैं। लेकिन शहाबुद्दीन फैमिली को RJD में शामिल करने पर तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। यानी शहाबुद्दीन फैमिली की RJD में एंट्री पर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट रखना चाहते हैं। ऐसे में ओसामा और हिना के RJD में शामिल होने से पार्टी को मुस्लिम वोटरों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। और जिस लालू यादव तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, इन दोनों के RJD में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।
और आचार संहिता उल्लंघन मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने ऐसे बयानों को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एडवाइजरी भेजी है। इसमें FIR हुआ है ना, MCC वायलेशन का केस है, FIR किया गया है। दरअसल इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बोल दिया था, जिस पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तो वहीं सीता सोरेन ने भी निशाना साधा। उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है, क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुंह से सुनने को नहीं मिला मुझे। सीता सोरेन झारखंड के CM हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जिन्होंने JMM छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया है। यूपी उपचुनाव के दौरान नेताओं की जुबान फिसल रही है। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर विवादित बयान दे दिया और गोंडा के धानेपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल हो गया लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया और दिल्ली में सभी आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए हैं। दीपावली से पहले ही दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की वजह से धुंध दिखाई देने लगी है, लेकिन बिगड़ते हालात पर सॉल्यूशन की जगह सियासत हो रही है। दिल्ली और इसके आसपास के लोग गैस चेंबर में जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली और आसपास के राज्य सरकारें अलग अलग दावे करती रही हैं, लेकिन इससे प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ी राहत नजर नहीं आई। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का जवाब देने के बजाय, मां यमुना को जहरीला बनाने का जवाब देने के बजाय आज भी अरविंद केजरीवाल साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सियासत के बीच दिए और रोशनी का त्योहार दिवाली बेहद करीब है। इसके बाद छठ पूजा भी है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर यमुना नदी का जो हाल दिख रहा है, उससे दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं। उस टाइम तक पानी 2 धार चले, बिल्कुल स्वच्छ पानी, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे सरकार आती चली गई है, जैसे पब्लिक बढ़ती चली गई है, वैसे ही ये गंदगी बढ़ती चली गई। यमुना में झाग के अलावा बात हवा में घुलते जहर की करें तो आज सुबह आनंद विहार में AQI 405 पहुंच गया। साहिबाबाद में AQI लेवल 405 दर्ज किया गया और गाजियाबाद में AQI 375 के पास रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण और यमुना में झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन सियासत के बीच अब तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की वजह से लोग दम घोटू सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात पर नाराजगी जता चुका है, लेकिन इस पर सॉल्यूशन नहीं बल्कि सियासत नजर आ रही है। बढ़ते आगे और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोग उस समय दंग रह गए जब CM मोहन यादव एक चाय की टपरी पर चाय बनाने लगे। CM साहब ने अदरक वाली चाय बनाई और सबको पिलाई। CM मोहन यादव चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए आए थे। इस दौरान CM साहब एक चाय की टपरी देख रुक गए और रेलिंग फांदकर चाय की दुकान पर जा पहुंचे। इसके बाद CM मोहन यादव अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाने लगे। उन्होंने चाय बनाने का पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अदरक कूटा, चाय की पत्ती डाली और चाय को उबाला, लेकिन बीच बीच में CM साहब चटपटे अंदाज में बातें भी कर रहे थे। हमारी बहन है, तुम थोड़ी हो। हमारी बहन को पिलाएंगे, अरे हो गया। CM साहब ने बड़े इत्मीनान से चाय उबाली और जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने चाय वाली राधा को पैसे भी दिए। लोगों के चाय के पैसे हमारे तरफ से है ना, बहुत वाह, पहचान लिया। हमारी बहन है और क्या, हमारा भाई भी जा रही ना, बस यही बहुत हो गया। दीदी हमारा है, बहुत अच्छा। माई को प्रणाम कर रहे हैं आपके माध्यम से। जाएगी आपको पिलाऊं। चाय बनाने के बाद CM मोहन यादव ने चाय छानकर लोगों को भी पिलाई और खुद भी गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। चाय वाले CM साहब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारी बहन है। नोट फॉर वोट अपराध है, ये सब जानते हैं, लेकिन नेताजी लोग बाज नहीं आते। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है।
जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक लोगों को पैसे बांटते नजर आए, वो भी ठीक उस वक्त जब कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता नामांकन कर लौटे थे। उनकी राजनीतिक ही नोट पे है, ठीक है, और वो दिन रात सोते हैं नोट पे हैं और वोट को भी नोट से खरीदना चाहते हैं। नोट बांटते वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। बीजेपी से लेकर जेएमएम तक सब कांग्रेस प्रत्याशी पर हमलावर नजर आए। खुलेआम मीडिया के सामने पैसा बांटना सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता को ठेंगा दिखलाते हुए चुनौती देने का काम है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के बचाव में जेएमएम के नेता अलग ही कहानी बता रहे हैं। वीडियो में दिख रही सच्चाई को झुठलाकर वो इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ये फेक वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों के द्वारा हमेशा से दुष्प्रचार का ये तरीका अपनाया जाता है। बहरहाल वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थक पैसे बांट रहा है, लेकिन वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि नोट फॉर वोट का मुद्दा झारखंड की पॉलिटिक्स में काफी गर्म रहने वाला है। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की और मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को सतर्क रहने के लिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए नसीहत दी। और प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई कॉल आया तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताए। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मंदिर में नमाज अदा करने के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि राम मंदिर परिसर में 3 मुस्लिम शख्स घुस गए। रोकने के बाद भी उन्होंने मंदिर परिसर में जबरन नमाज पढ़ी। ये मामला शाजापुर जिले के गुलाना गांव का है, जहां बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खां नाम के 3 भाइयों ने मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की। पुजारी के मुताबिक 3 भाई शाम को करीब 5:45 बजे मंदिर परिसर में आए और वहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में रखे हुए मटके के पानी से बाकायदा पैर धोए। उसके बाद वहीं बैठकर नमाज पढ़ने लगे। उन्हें ऐसा करते देख मंदिर के पुजारी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मंदिर के पुजारी ने तीनों भाइयों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला 25 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पुजारी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। यूपी के कुशीनगर के एक गांव में सरकारी जमीन पर मस्जिद और ईदगाह के निर्माण का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की तो उसे धमकियां मिलने लगी और सोशल मीडिया के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मस्जिद और ईदगाह के निर्माण होने की बात मान रहा है, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है ये निर्माण 50 से 60 साल पुराना है। सच्चाई यही है कि ये जमीन पीडब्ल्यूडी का नाम से तो रास्ता के नाम से तो सही है। यह हमारे गांव में किसी हिंदू समुदाय के लोगों को ऐतराज नहीं है। शुरू से भी नहीं रहा, 50 साल पहले से नहीं रहा है और आज भी नहीं है। दरअसल कुशीनगर के तमकुही राज तहसील के गढ़िया चिंतामणि गांव से होकर लोक निर्माण विभाग की सड़क गुजरती है। सड़क के एक तरफ विभाग की खाली पड़ी जमीन पर बाउंड्री घेरकर एक ईदगाह का निर्माण हुआ था, जहां मुस्लिम ईद में नमाज अदा करते हैं। कुछ सालों बाद पीडब्ल्यूडी बाकी बची खाली जमीन पर मुस्लिमों ने ईदगाह से बिल्कुल सटे एक मस्जिद भी बना दी, जहां अब रोजाना नमाज हो रही है। तमकुही राज तहसील में सक्रिय सनातनी सेना को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर करते हुए इसके जांच की मांग की। मैंने एक IGRS के माध्यम से ये सड़क की जांच करवाई थी, जिसपे अवैध रूप से मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया था।
राजस्व विभाग की टीम आई, उसका निरीक्षण किया, रिपोर्ट लगाई कि ये पूरी सड़क की जमीन को कब्जा करके बनाया हुआ है। इस मामले पर जब अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो कोई भी इस मुद्दे पर कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अधिकारियों की दलील है कि उन्हें कैमरे पर बोलने का निर्देश नहीं है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में वक्फ बोर्ड समय समय पर जमीनों पर अपना दावा ठोकता आया है। ऐसा ही एक मामला अब कर्नाटक के विजयपुर जिले में सामने आया। इस जिले के होनवाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी करीब 1200 एकड़ जमीन को अपना बताकर उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है। कुछ किसानों को नोटिस जारी कर उनकी जमीन को वक्फ में शामिल भी कर दिया गया। इससे परेशान किसान विरोध के लिए आगे आए हैं। आरोप है कि विजयपुर जिले में 7 और 8 अक्टूबर को कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान ने अधिकारियों की बैठक की थी। जिला पंचायत सभागार में वक्फ संपत्ति प्रगति की समीक्षा बैठक कर जिले में वक्फ संपत्ति को चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके लिए 45 दिन की समय सीमा दी गई थी। इसी के तहत जिले के अधिकांश हिस्सों में किसानों को तहसीलदारों से नोटिस भेजा गया। कुछ किसानों को नोटिस में उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। इससे वर्षों से जमीन पर खेती करते आए किसान हैरान हैं। तहसीलदारों ने किसानों से उनके पास उपलब्ध सभी दस्तावेज देने का निर्देश दिया। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि वक्फ कानून के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने की साजिश हो रही है। वहीं हुविन हिप्परगी में 13 मुस्लिम किसानों को भी नोटिस जारी किया गया है, जहां 110 एकड़ मुस्लिम समुदाय की जमीन को वक्फ के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे किसान तनाव में हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही है। लाइटों से राम के धाम की ऐसी भव्य सजावट की गई है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। रामायण की चौपाई के साथ जब ये लाइटें अटखेलियां करती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। रंग बिरंगी लेजर लाइटें जब सरयू के तट पर अपनी छटा बिखेरती हैं तो खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। रामनगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। आकर्षक लाइटों से अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। सरयू के पावन घाट और मंदिर भगवा लाइटों में राममय हो रहे हैं। धर्मपथ और रामपथ 3D लाइटों से जगमगा रहे हैं। ये नजारा बेहद भव्य, अद्भुत और खूबसूरत है और इस अद्भुत सजावट को देखने के लिए दूर दराज से भक्त अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ की जो तैयारियां है पूरी की जा रही है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया और तमाम लोग देखिए यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इसको देखने के लिए पूरा नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना अद्भुत नज़ारा अयोध्या का दिखाई दे रहा है। और लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बनारस, काशी। अयोध्या को सजाया जा रहा है, आपने जो देखा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा और हम लोग भी दिया सजाए हैं आकर। यहाँ पर पूरी तरह बहुत भव्य लग रहा है। भव्य लेजर लाइटों के अलावा इस बार अयोध्या में 28 लाख दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस दिवाली सरयू के घाटों पर 1100 लोग एक साथ आरती भी करेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है और इसीलिए इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद भव्य और दिव्य होगी। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। योगी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दीपोत्सव में लेजर शो और संगीत की धुन पर जमकर आतिशबाजी भी होगी। दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। सीएम योगी के नेतृत्व में 8वां दीपोत्सव बेहद भव्य होने जा रहा है। आइए इसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में 28 लाख दीपों की रोशनी होगी। दीपोत्सव का नजारा 5 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। राम की पैड़ी पर भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो होगा। आसमान में 600 फीट ऊपर तक होगी आतिशबाजी। 1500 मीटर के स्ट्रेच पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो का आयोजन होगा। पुराने सरयू पुल पर आतिशबाजी, लेजर शो, फ्लेम शो आयोजित होंगे। संगीत के संगम से भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस शो को संगीत की धुन पर तैयार किया गया है। करीब 1500 मीटर लंबे क्षेत्र में फैले इस शो की अवधि लगभग 10 मिनट होगी। भव्यता को बढ़ाने के लिए 30 से अधिक प्रशिक्षित पेशेवरों की टीम दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। आतिशबाजी के अनोखे रंग अयोध्या नगरी को प्रकाशमान कर देंगे। इस वर्ष का दीपोत्सव भव्यता, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ विशेष रूप से मनाया जाएगा, जिससे ये दीपावली सबके लिए बेहद खास और मंगलमय रहे। त्योहार पर हर घर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सरकारें तैयार क्यों नहीं होती? दिवाली पर घर लौटने की होड़ में मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन पर उमड़ी भीड़ और धक्का मुक्की में करीब 9 लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत तो गंभीर है।
कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई। ये रेलवे का बयान है। अब सच्चाई देखिए। जमीन पर लहूलुहान पड़ा ये युवक अपने परिवार के पास लौट रहा था, लेकिन भीड़ और भगदड़ में पैर ही फ्रैक्चर हो गया। सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया। यानी हादसे के साथ सियासत भी शुरू हो गई, लेकिन समाधान पर कोई चर्चा तक नहीं। जबकि दिवाली पर घर लौटने की अभी तो ये शुरुआत है। घायल हुए ही सुना है। भीड़ अक्सर होती है, ऐसी भीड़ तो त्योहार के टाइम पे होती है, वैसे इतना नहीं होती है। सवाल ये है, जब त्योहारों पर भीड़ है तो भीड़ के प्रबंधन का इंतजाम क्यों नहीं? आम जनता की जान की कीमत को कुछ न समझने वाले पॉलिटिक्स तो खूब कर रहे, लेकिन लोग दिवाली पर घर कैसे लौटेंगे, इस पर बात क्यों नहीं होती? और दिवाली पर भला कौन नहीं चाहता कि लोग अपने घर लौटे, अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएं, लेकिन लौटे तो लौटे कैसे? ना ट्रेन ना प्लेन। बांद्रा में जो कुछ हुआ उसके बाद रेलवे की तैयारी और दावे समझना बहुत जरूरी है। रेलवे का दावा है कि इस बार दिवाली और छठ पूजा के चलते करीब 7000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 24 घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद भी मजदूरों को ट्रेन नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने दावा किया नई ट्रेनों के अलावा रूटीन ट्रेनों में 12,500 अतिरिक्त कोच जोड़े गए, यानी क्षमता बढ़ा दी गई। पर सच्चाई ये है कि ट्रेन के लिए मारामारी में मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मची और 9 लोग घायल हो गए। रेलवे का दावा है कि 2023 की दिवाली से इस बार 60% ज्यादा ट्रेन चलाई गई है, लेकिन सूरत के उधना स्टेशन पर 35,000 लोगों की भीड़ रेलवे के दावों की हवा निकाल रही है। मध्य रेलवे यानी प्रयागराज जोन का अपना दावा है कि दिवाली पर उन्होंने 28 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी अतिरिक्त ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी भीड़ के चलते लोगों की ट्रेन क्यों छूट रही है? ये तो सिर्फ ट्रेनों का हाल था, क्योंकि लंबे सफर में मजदूरों के साथ ही ट्रेन ही है। अब जरा हवाई सफर का हाल भी देख लीजिए। जिन्हें लगता है कि वो उड़कर घर पहुंच जाएंगे, उनको भी हम ये जानकारी दे दें कि दिवाली के चलते फ्लाइट बुकिंग 85% से अधिक बढ़ गई है, यानी लगभग दोगुने के आसपास फ्लाइट बुकिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, बुकिंग बढ़ी तो किराया भी बढ़ेगा। तो मौजूदा हाल ये है कि किराया 4 गुना बढ़ चुका है, यानी जहां 10,000 का टिकट था वो 40,000 का हो गया है। लेकिन किराया बढ़ने के बावजूद पटना और जयपुर जैसे शहरों के लिए बुक की जाने वाली फ्लाइट की संख्या में करीब 300% का उछाल देखा गया है। तो अगर अब आप सोच रहे हैं कि ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, तो बस से चले जाएंगे, तो बसों की सच्चाई भी जान लीजिए। पहली बात तो मुंबई से पटना जाना हो, यानी इतनी लंबी दूरी का सफर रोडवेज बसों से अगर आपको करना हो तो आपको बेहद मुश्किलें आएंगी और ये करना संभव भी नहीं है। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट बसें चलती हैं, इंटरस्टेट बसें चलती हैं, उनकी अग्नि परीक्षा का वक्त अभी आया नहीं है। दरअसल अगर बात की जाए तो 500 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग 29 अक्टूबर तक घर निकलना शुरू करेंगे और तब बसों पर बोझ बढ़ेगा। साथ में ये भी पता चलेगा कि परिवहन विभाग त्योहार को लेकर कितना तैयार है। कुल मिलाकर इस दिवाली घर पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। गोंडा में प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी अवैध इमारत को जमींदोज किया। बुलडोजर की मदद से पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई की जद में करीब 6 दुकानें आई, जिन्हें गिरा दिया गया। दरअसल इस इलाके में सड़क का चौड़ीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी ने करीब 1 महीने ही पहले सभी घरों दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने जगह खाली नहीं की। ये बुलडोजर उन्हीं इमारतों पर गरज रहा है जिन्हें खाली करने का नोटिस मिला था। भौरीगंज परसपुर मार्ग से चचरी माझा तक सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में बनी लगभग 6 दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलता देख लोग परेशान हो गए और उन्होंने खुद ईंटें हटाने की गुहार लगाई, लेकिन नोटिस का वक्त बीतने के बाद अधिकारियों ने एक न सुनी और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि बुलडोजर चलता देख तमाम दुकानदार खुद अपना अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। अगर इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर चल सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दहेज में कार मांगने वाले दूल्हे और उसके परिजनों को लड़की पक्ष के लोगों ने बंधक बनाकर निकाह तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। मामला साहिबाबाद के शहीद नगर का है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग दहेज की मांग पर बहस कर रहे हैं। एक दिन पहले तुम फोन करके कह रहे हो हमारे 50-60 आदमी बढ़ जाएंगे, तुम्हें पता कसम खाओगे, बड़ी चीज बात रखे, कसम खाओगे, रिकॉर्डिंग है यहाँ, बात जो चलेगी सबूत के साथ चलेगी यहाँ बात। पहले तो काफी देर तक दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में बहस होती रही, लेकिन उसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने तलाक करवा दिया। आप 3 वर्ड बोले कि मैंने उनको तलाक दिया, 3 वर्ड और फिर इन्हीं 3 अल्फाजों के साथ रिश्ता टूट गया। आरोप है कि कुरैशी परिवार ने निकाह से पहले दहेज में मोटरसाइकिल मांगी, लेकिन निकाह होते ही मांग कार्ड तक पहुंच गई, जिसके बाद दूल्हे पक्ष को बंधक बना लिया गया और समाज के सामने तलाक करा दिया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, दूल्हे को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन बाद में समझौता हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों की अब खैर नहीं है। जयपुर पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने व्हाट्सएप पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगा रखी थी। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये 2 आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फैन हैं और इसलिए अब ये कानून के शिकंजे में हैं। ये दोनों सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस को फॉलो कर रहे थे। यही नहीं, इन दोनों आरोपियों ने व्हाट्सएप पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी भी लगाई थी, जिसके बाद सामोद पुलिस ने दोनों आरोपियों विकास बराला और प्रकाश जाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्यालय से गैंगस्टर के फॉलोवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश मिले थे, जिसके बाद सामोद थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने युवाओं से गैंगस्टर को फॉलो न करने, उसकी पोस्ट को लाइक और शेयर न करने की अपील की है। पुलिसकर्मियों की टेंशन कम करने के लिए हरियाणा पुलिस ने खास पहल की है। पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कृष्ण भजन का आयोजन किया। ये नजारा है गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर मुख्यालय का, जहां पुलिस के आला अधिकारी कृष्ण भजन में लीन हैं। पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में मौजूद हर पुलिस ऑफिसर कृष्ण भजन का आनंद ले रहा है और मकसद है मानसिक शांति और सुकून। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन पुलिसकर्मियों के मानसिक संतुलन और कार्यकुशलता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यूपी में महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अमीर खान के लखनऊ की जमीन पर बने रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन ने लखनऊ के पॉश इलाके हजरतगंज में बने इस रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया। इस रेस्टोरेंट के मालिक पर इससे जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और नोटिस में कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र किया गया। राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति पर बने कबीला रेस्टोरेंट को फिलहाल अब सील कर दिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ये रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये शत्रु संपत्ति पर बने हुए तमाम जो मकान हैं उनको लेकर जारी की गई थी, जिनमें से ये कबीला रेस्टोरेंट भी शामिल था। महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अमीर की पिछले साल मौत हो गई थी। उनकी रियासत सीतापुर से लेकर लखनऊ तक फैली हुई थी। इसके अलावा वो साल 1985 से 1989 में कांग्रेस विधायक भी रहे। राजा की देश विदेशों में लगभग 50,000 करोड़ की संपत्ति है। इनके पिता देश के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान का 80 साल की उम्र में पिछले साल इंतकाल हो गया था, जो शत्रु संपत्ति के विवाद के बाद चर्चा में आए थे। वे महमूदाबाद विधानसभा से 1985 में कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहे थे। राजा महमूदाबाद और उनके परिजनों की इराक, पाकिस्तान और अन्य देशों में भी संपत्तियां हैं।
उत्तराखंड में भी उनकी 396 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में महमूदाबाद, बटलर पैलेस समेत कई संपत्तियां हैं जो सभी शत्रु संपत्ति हैं। दरअसल राजा मोहम्मद आमिर खान भारत के विभाजन के समय इराक में थे और 1957 में भारत की नागरिकता उन्होंने छोड़ दी थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे। ऐसे में भारत के रक्षा नियम के मुताबिक ऐसी संपत्तियों को भारत सरकार ने अपने संरक्षण में लिया। वहीं महमूदाबाद किले के एक हिस्से में उनका परिवार रहता था। लखनऊ के चिन्हट थाने में पुलिस कस्टडी में युवक मोहित पांडे की मौत हो गई और इस पूरे केस में एक नया खुलासा हुआ। इस मामले में उस हवालात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें उसे और उसके भाई को रखा गया था। इस वीडियो में मोहित पांडे बुरी तरह से तड़पता दिखाई दिया। तभी उसका भाई उसकी पीठ सहलाता है, जबकि एक दूसरा शख्स पुलिस वालों को मदद के लिए दरवाजा खोलने की गुहार लगाता दिखाई दिया, लेकिन कोई नहीं आया। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से उसकी मौत हुई है। वो पानी मांगता रहा लेकिन पुलिस वालों ने नहीं दिया। हमारे भाई की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उसको पानी नहीं पीने दिया है। मैंने बार बार कहा दरवाजा खोल दो, 151 लगा था, कोई इतनी बड़ी धारा नहीं थी, उसको बंद करके मतलब इतना टॉर्चर किया है, इसीलिए उसकी मौत हुई है। दरअसल मामूली विवाद में पुलिस मोहित और उसके भाई को लेकर थाने आई थी, जबकि दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। परिजनों के आरोप के बाद अब पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में चिन्हट के कोतवाल समेत जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें आदेश है। आदेश वो व्यक्ति है जिसकी मोहित के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसके साथ साथ आदेश के चाचा को इस एफआईआर में नामजद किया गया है। इधर लखनऊ के चिन्हट थाने में पुलिस कस्टडी में कारोबारी की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मोहित पांडे के घर वालों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए। परिजन विभूति खंड के विभव खंड स्थित मंत्री आवास के बाहर रोड जाम कर सड़क पर बैठ गए। मृतक की पत्नी, मां समेत अन्य परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान परिजनों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो परिजनों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस के टॉर्चर के चलते युवक की मौत हुई। परिवार का दावा है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस वाले मार डारे मिले ना देने ने, हम लोग थाने के बाहर खड़े रहन, पता नहीं कौन गली से निकाल लेंगे, फिर अस्पताल आई नहीं मिले देने। तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कस्टोडियल डेथ में यूपी को बनाया नंबर 1। लखनऊ में चिन्हट पुलिस की कस्टडी में कपड़ा कारोबारी मोहित पांडे की मृत्यु अत्यंत दुखद। योगीराज में समाज का कोई वर्ग सुरक्षित नहीं। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर हो कार्रवाई। दरअसल इस मामले में युवक की मौत से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म दृश्यम तो आपने देखी ही होगी, जिसमें कातिल लाश को पुलिस स्टेशन में छुपा देता है। अब ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी हुआ। कानपुर में एक महिला की हत्या कर शव को डीएम बंगले के कंपाउंड में दफना दिया गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी को हत्याकांड के 4 महीने बाद गिरफ्तार किया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। महिला जिम के लिए निकलती 4 महीने पहले अचानक लापता हो जाती है। उसके बाद थाने में रिपोर्ट होती है और आज महिला का शव कानपुर के जिला अधिकारी आवास के अंदर बरामद होता है। हत्यारे जिम ट्रेनर विमल सोनी ने महिला की हत्या करके शव को डीएम आवास में दफना दिया था। जब पुलिस ने आरोपी की बताई जगह पर खुदाई की तो महिला का कंकाल बरामद हुआ। सिविल लाइन में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता 24 जून को सुबह जिम के लिए निकली और फिर कभी लौट कर नहीं आई। तो वो डेली जिम जाती थी, वैसे ही स्वाभाविक वो 20 दिन बाद जिम गई और उसी दिन वो गायब हो गई। उसके बाद वो 24 जून है और आज आपका 26 अक्टूबर, आज 27 हो गई, 27 अक्टूबर हो गई। आज उनकी बॉडी मुझे बरामद हो रही है। आरोप है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने नशीला पदार्थ खिलाकर एकता का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी और लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कातिल ने डीएम कंपाउंड में 5 से 6 फीट गड्ढा खोदा और लाश को दफना भी दिया। लेकिन पुलिस और डीएम आवास के किसी कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में सवाल है कि हत्याकांड में डीएम ऑफिस का कोई कर्मचारी तो शामिल नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है। दिवाली पर मिठाई तो हर घर में आती है, लेकिन मिठाई खरीदने से पहले आप ये खबर जरूर देखिए। यूपी के आगरा में कीड़े वाली मिठाई बेची जा रही है। कीड़ों का पता तब चला जब ग्राहक ने घर ले जाकर मिठाई खानी शुरू की। मिठाई ऊपर से सही नजर आ रही थी, लेकिन अंदर कीड़े देख हर किसी के होश उड़ गए। कोई सा भी पीस उठाओ, आप कोई सा भी पीस उठाओ, कोई सा भी पीस तोड़ो, दोनों हाथ से तोड़ो प्लीज।
बीच में से खोलो वैसे क्या है हैं? सुड़ी है, कीड़े हैं। ग्राहक ने जब भरी दुकान में कीड़े वाली मिठाई का सच उजागर किया तो दूसरे ग्राहकों के भी होश उड़ गए। जिस दुकान में कीड़े वाली मिठाई बेची जा रही थी वो शहर की प्रतिष्ठित दुकान बताई जाती है। बेटा आप इधर आओ, बढ़िया इधर आओ, उठाओ बेटा कोई सा पीस उठाओ, दोनों हाथ से फोन यहाँ रख दो, आप उठाओ दोनों पीस, खोलो बेटा, देखो क्या है। क्या है बेटा? कीड़े। बोलो जोर से बोलो। कीड़े हैं। मतलब त्योहार के जश्न में जहर परोसने वाले अब कीड़े भी परोस रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अगर आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो जरूर देख लें कहीं आपकी मिठाई में कीड़े तो नहीं। दिवाली पर जहर के कारोबारी एक्टिव हो गए हैं। मिलावटी मिठाई और मावे का धंधा फल फूल रहा है और इन मिलावटखोरों के खिलाफ अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो अफसर उस वक्त दंग रह गए जब छापेमारी के दौरान 400 किलो मिलावटी मिल्क केक बरामद हुआ। जरा सोचिए 400 किलो मिठाई वाला जहर कितने परिवारों तक पहुंचता। अफसरों ने मिलावटी मिल्क केक को जब्त कर लिया। मिल्क केक और मावे के 2 नमूने संग्रहित किए हैं जो मार्केट रेट से काफी कम भाव में बिक रहे थे। उनमें मिलावट की पूरी संभावना थी और मिलावट की आशंका को देखते हुए करीबन जो है वो 400 किलो मिल्क केक और मावा हम लोग जन स्वास्थ्य हित में नष्ट करा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में तो मिठाई क्या दूध में ही मिलावट की जा रही थी या यूं कहें कि पूरा का पूरा दूध ही नकली। अफसरों ने छापेमारी कर 200 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया। इसके अलावा नकली दूध बनाने में इस्तेमाल सफेद पाउडर, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कई केमिकल भी बरामद हुए। राजस्थान के धौलपुर में भी जहर का कारोबार जारी था। अफसरों ने छापा मारा तो पता चला कि दीपावली पर 100 किलो खराब मिठाई सप्लाई की तैयारी थी। जरा इन तस्वीरों को देखिए किस तरह 1 क्विंटल खराब मिठाई को जमीन में गाड़कर लोगों के पेट तक जाने से बचाया। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां लाखों रुपए के अवैध शराब पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध शराब को जमीन पर दफन कर दिया गया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है जहां इन महंगी शराब पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पहले इन्हें रोलर के पहिए से धराशायी किया गया, फिर बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया। शराब की इतनी अवैध बोतलें थीं कि रतलाम पुलिस को इस कार्रवाई में सुबह से शाम हो गई। ये वो शराब का जखीरा है जिसे रतलाम की पुलिस ने जब्त किया था, जो पिछले 12 प्रकरणों की थी, जिसे पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में जब्त किया था। अवैध शराब जिले के अलग अलग थानों में पिछले 15 साल से जब्ती में रखी हुई थी। पुलिस ने 21,000 से भी ज्यादा लीटर शराब को जमींदोज कर दिया। इन अवैध शराब की कीमत 75 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल कोर्ट से इनका निराकरण होने के बाद नष्ट करने का आदेश दिया गया था। इन शराब की बोतलों में देसी के साथ अंग्रेजी मदिरा भी थी। इन बोतलों को नष्ट करने के लिए बाकायदा पहले पुलिस लाइन परिसर में एक गड्ढा खोदा गया, फिर अलग अलग थानों से आए जब्त शराब की बोतलों को एक लाइन से जमा कर रखा गया और काम को अंजाम दिया गया। ओडिशा से चक्रवात दाना गुजर चुका है, लेकिन अपने पीछे वो तबाही छोड़ गया, जिसमें कई लोग बेघर हो गए तो कई अपने घर में 4 दिनों तक बंधक बने रहे। क्योंकि बालासोर में जब रेस्क्यू टीम एक गांव पहुंची तो वहां कुछ लोग घर की छत पर नजर आए। जब बोट के जरिए उनके पास एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो पता चला ये लोग तूफान के बाद आई बाढ़ की वजह से घर में फंस गए थे और अब घरों में पानी भरने लगा तो ये लोग 4 दिनों तक भूखे प्यासे जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़ गए। बारिश और तूफान के बाद एनडीआरएफ की टीम ओडिशा के गांव-गांव ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। इस दौरान उन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है जो जल भराव की वजह से घरों में फंस गए। अब इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान दाना से सबसे ज्यादा ओडिशा के ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए, क्योंकि समय पर मदद नहीं मिलने की वजह से ये लोग कई दिनों तक भूखे प्यासे घरों में कैद हो गए, जिनका अब रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल दाना का संकट टल चुका है, लेकिन पिछड़े इलाकों में अब भी कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आपको दाना तूफान से मची तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है और इंसान से लेकर जानवर तक बेबस नजर आ रहे हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर ओडिशा के भद्रक जिले की है, जहां चक्रवात दाना ने जमकर तबाही मचाई। घर डूब गए, सड़कों पर पानी की लहरें चलने लगी और जिंदगी पूरी तरह से थम गई। रिहायशी इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है। बाढ़ की वजह से गांव में नाव चल रही है और जानवर भी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे।
चक्रवात दाना और उसके बाद 14 जिलों में आई बाढ़ के कारण ओडिशा में 30 से 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 8 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक शामिल हैं। और ये तस्वीर उसी भद्रक की है जहां हालात सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगेगा। हालांकि राहत की बात ये रही कि तूफान की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खूंखार बाघ इन दिनों शिकार पर है, जिसकी दहशत से गांव में सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि वन विभाग के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है वो डराने वाली है। वीडियो में दिख रहा एक बाघ अपने शिकार को खींच रहा है और उससे निवाला बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कटकोना और टेमरी के जंगलों में 4 दिनों से बाघ विचरण कर रहा है और कईयों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पहले बाघ ने एक भैंस का शिकार किया, फिर एक गाय को अपना निवाला बनाया और अब वो दूसरे जानवरों की तलाश में है, जिससे गांव में दहशत फैल चुकी है। जंगलों के आसपास बाघ के पंजों के निशान भी देखे गए, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से जगह जगह साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिस पर लिखा है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पार्क में एंट्री पर रोक है। तो वहीं ग्रामीणों से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि खूंखार जंगली जानवरों की हलचल इन दिनों काफी बढ़ चुकी है। बिहार के बगहा में एक विशालकाय मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। और फिर लोग घर छोड़कर भाग गए और दूर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। गांव वाले इस बात से हैरान हैं, आखिर इतना विशालकाय मगरमच्छ घर में कैसे घुस गया। हालांकि सूचना के तुरंत बाद मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, जिन्होंने काफी देर तक मगरमच्छ पर काबू पाने की कोशिश की और फिर उसे जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के रास्ते कई मगरमच्छ गाँव में घुस चुके हैं, जो पालतू जानवरों को अपना निवाला बना लेते हैं। इसी दौरान जब विशालकाय मगरमच्छ शिकार की तलाश में गांव की तरफ बढ़ा तो लोग दहशत में आ गए। चौराहा के बगल में एक तालाब है, उसी में यह मगरमच्छ निकल करके प्रवेश कर गया था। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग मिल करके उसका रेस्क्यू किए हैं और सकुशल उसको पुनः इस तिरहुत घर में हम लोग छोड़ दिया है। गांव में घुस रहे मगरमच्छ की घटनाओं के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ट पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खतरनाक मगरमच्छ को वापस नदी में छोड़ा जा रहा है। योगा तो हम सबके लिए काफी फायदेमंद है। योगा टीचर सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, एक छोटी लड़की का वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 16 सेकंड का ये वीडियो देखकर लोग इस छोटी बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए कैसे छोटी बच्ची सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप को जल्दी और परफेक्टली कर रही है। इतने परफेक्ट तरीके से तो कई दिनों से योगा करने वाले बड़े बुजुर्ग भी नहीं कर पाते, जैसे ये छोटी सी बच्ची सूर्य नमस्कार कर रही है। बच्ची के योगा वीडियो की सोशल मीडिया पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सूर्य नमस्कार के फायदे भी गिना रहे हैं। दिमाग शांत रहता है, मेंटल फोकस बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन और शरीर सशक्त रहता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर बच्ची का सूर्य नमस्कार सुर्खियां तो बटोर ही रहा है, साथ ही बाकी लोगों को योग करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। आमतौर पर आपने विमानों को जमीन पर बने रनवे पर उतरते देखा होगा। हद से हद छोटे विमान पानी में लैंडिंग करते हैं, लेकिन बर्फ पर बोइंग की लैंडिंग देख आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि विमान की जहां लैंडिंग कराई गई वहां मिट्टी या पानी का नामो निशान तक नहीं, बल्कि हर तरफ बर्फ का रेगिस्तान नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं बर्फीले रेगिस्तान पर ग्राउंड स्टाफ प्लेन की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। विमान का पायलट बेहद सकुशल अंदाज में बर्फीले रनवे पर टचडाउन करता है और धीरे धीरे बर्फ पर सकुशल लैंडिंग करा लेता है। जहां विमान की लैंडिंग कराई गई वो कोई आम बर्फीला इलाका नहीं, बल्कि अंटार्कटिका है, जो 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। दरअसल इस विमान की लैंडिंग कोई टेस्टिंग नहीं, बल्कि अंटार्कटिका में वैज्ञानिक प्रयोगों से भरे सामान को पहुंचाने के लिए कराई गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी न्यूज़।